कि ऐसा होगा। 2019 में भी चेहरे के नाम पर आशा आई भाजपा की टिकट लेके, मगर मतदाताओं ने स्वीकार कर दिया। बाला देवी समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन ही नहीं करना चाहिए। क्यों? दुष्यंत चौटाला को अगर 10 सीट मिली या हल्का उकलाना की नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीमा जी के घर भी गए हैं, आशा के घर भी गए हैं, और अभी पिछले हफ्ते बहादुर सिंह के घर भी गए हैं। शैलजा की राजनीति की बात है, मैं नहीं समझता कि शैलजा ने विधानसभा की राजनीति करनी चाहिए। शैलजा ने विधानसभा की राजनीति करनी चाहिए। ऑलरेडी लोगों ने सरसा के लोगों में मिलेगा, तो यानी भाजपा यही चाहेगी भी नरेश सेलवाल को टिकट ना मिले। वो तो क्या चाहेंगे, वो तो मुझे क्या पता है, वो तो उनका मेथड है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं, पत्रकारिता जगत में पिछले 3 दशकों से जिनका अपना सिक्का है, जो चलता है, राज्य स्तर तक के जो नेता हैं वो इनकी बातों का सम्मान करते हैं, इनकी लेखनी का आदर करते हैं। आज उकलाना विधानसभा को लेकर चल रहे घटनाक्रमों पर हम थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जो फिलहाल उकलाना विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर। सबसे पहले ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। धरा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं बीते लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर, जिसमें अप्रत्याशित तौर पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जयप्रकाश जी, उनको लीड मिली है। सबसे पहले तो उसको लेकर आप अपना क्या राय या क्या आप अपना कथन करना चाहते? नहीं, वो अप्रत्याशित नहीं थे, ये भाजपा द्वारा एक फैलाया गया भ्रम था। हल्का उकलाना के मतदाताओं ने काफी पहले ही एक विचारधारा और एक सोच यहाँ पर बनानी शुरू कर दी थी कि सत्ता पक्ष जो है भाई उसके जो नीतियां हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं के अंदर जो एक प्रवृत्ति आई अहंकार की, उनके विरोध में पहले से ही मतदाता एक तरह से एकजुट होना शुरू हो गया था। और ऐसी चीजें, ऐसी बातें प्रिंट मीडिया ने प्रकाशित भी करी, सचेत भी किया सत्ता पक्ष के लोगों को कि आप लोगों की जो प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं आपको चुनाव में नुकसान देने जा रही है। मगर इन लोगों ने तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक चुनाव आयोग ने परिणाम डिक्लेयर नहीं किया। तो अप्रत्याशित नहीं था। और रही बात जयप्रकाश की, बात जयप्रकाश का भी सवाल नहीं था। कोई भी कैंडिडेट आता तो मतदाता ने अपना यही निर्णय देना था। यही 25 से लेके 30,000 के करीबन का रुझान जो है वो आना ही आना। अप्रत्याशित मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब हम पिछले विधानसभा चुनाव, जो पिछला चुनाव हुआ था इस एरिया को लेकर, वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को विधानसभा के अंदर केवल 13,000 मत मिले। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं जो निर्दलीय के तौर पर टिकट मिलने पर, नहीं मिलने पर निर्दलीय के तौर पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, उनको 10,500 कुछ ऐसे वोट मिले थे। अगर इन दोनों को हम जोड़ भी लेते हैं तो 25,000 रुपए का जो एक आंकड़ा बनता था कांग्रेस प्रत्याशी का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 74,000 वोट हासिल किए। तो ये 50,000 का गैप जो है, ये किस वजह से आया? नहीं, ये जो वजह है, इसके पीछे 2 फैक्टर थे। एक फैक्टर तो ये था कि जो पिछला चुनाव था वो कांग्रेस के दृष्टिकोण से, कांग्रेस का जो शुभचिंतक था, कांग्रेस का जो मतदाता था, उसको नहीं उम्मीद थी कि कैंडिडेट जो दिया जा रहा है या आएगा वो एक ऐसा अनजान चेहरा होगा जो ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस के रूप में काम कर रहे थे। उन चेहरों से अलग हटके एक चेहरा यहाँ पर दिया गया बाला देवी के रूप में।
उस चेहरे को मतदाता पहचान नहीं पाया। उस समय जो वर्किंग थी 2019 में वो नरेश सेलवाल की थी और उम्मीद थी कि टिकट नरेश सेलवाल को मिले, मगर रातों रात जो भी हाईकमान में गोटियां फिट की गई और एक अनजान चेहरे को यहाँ पर टिकट दी गई, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी। दूसरी जो बात आई फिर जेजेपी के कैंडिडेट, तो जेजेपी का कैंडिडेट अनूप धानक जब टिकट लेके आया तब बिल्कुल ये कहा जा रहा था, मानना जा रहा था, और था भी फैक्टर था कि वो जमानत बचाने के लिए भी उनको काफी मेहनत करने की मतलब संभावना थी। मगर भाजपा द्वारा जो टिकट का वितरण किया गया, कांग्रेस की तरह ही भाजपा की टिकट को भी मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया और मोदी लहर होते हुए भी मतदाता जो है एमपी के रूप में जहां ब्रजेंद्र सिंह के पक्ष में 62,000 तक पहुंचा, विधानसभा में वो मतदाता टूट के और वो सिर्फ 41,000 तक रह गए। तो ये जो डिफरेंस था, ये मतदाताओं की आशा के अनुरूप टिकट ना मिलने के कारण ये जो डिफरेंस था ये विकल्प के रूप में जेजेपी की तरफ चला गया। जेजेपी का जो मतदाता था उनकी एक मुहिम थी दुष्यंत के प्रति, भाई हमने दुष्यंत को आगे लाना है, और उस मुहिम के कारण जो मतदाता कांग्रेस की टिकट से भी नाराज था वो मतदाता भी दुष्यंत की तरफ चला गया, जिसका लाभ टिकटार्थी के रूप में अनूप धानक को मिला। यानी आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं भी जो मतदाता है वो अब किसी पार्टी विशेष का नहीं है? नहीं, मतदाता कभी भी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। मतदाता की अपना मेथड होता है, अपनी राय होती है, और वर्तमान में वो प्राचीन जो संस्कृति होती थी, ठोड़ेदारी कहा जाता था उसको, या गठड़ियों के ठेकेदार कहा जाता था कि हर गांव के अंदर मतलब एक ठेका ले लिया जाता था, भाई यो काम फलाना चौधरी का, यो दिखला चौधरी का। आज ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई से किसी 10 घरों का भी अगर आप सर्वे करोगे तो 10 घरों के अंदर भी आपको विचारधारा के रूप में पति पत्नी के वोट भी अलग निशान पर जाते हुए मिल जाएंगे, बेटा बेटी के वोट भी आपको अलग निशान पर जाते मिल जाएंगे। आज का मतदाता बंधक नहीं रहा है, वह स्वतंत्र अपनी ताकत को पहचान चुका है, और ये ताकत इस बार कांग्रेस की 26,000 की लीड के रूप में भी दिखी। पिछले चुनाव में अनूप धानक की जो बढ़त हुई थी उसमें भी ये ताकत जो है मतदाता ने दिखाई। अब आ जाते हैं मौजूदा परिस्थिति के ऊपर बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ज्यादा समय बाकी नहीं है, आचार संहिता शायद सितंबर लास्ट में लग जाएगी। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर मेन फ्रेम में। जेजेपी और आईएनएलडी को लेकर आपके विचार क्या है? नहीं, देखो, एक वक्त था जब चौधरी देवीलाल को 87 सीट मिली थी, और एक वक्त आज ऐसा आया कि लोकसभा चुनाव के परिणाम में देवीलाल के परिवार के सभी लोग पराजित हुए। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, मगर इसके पीछे कारण क्या है? इतना डाउन अगर देवीलाल का परिवार गया तो उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण है कि जब देवीलाल जी जीतते थे और देवीलाल जी जो विपक्ष में उठते थे, तो जो विपक्ष में उठते हुए देवीलाल जी का जो नेचर होता था वही नेचर उनका जीतने के बाद भी बरकरार रहता था, उसमें परिवर्तन नहीं आता। मगर देवीलाल की पीढ़ी के जो नेता आए, उनके बेटे हैं या उनके पोते हैं, उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, देवीलाल के उस सिद्धांत को उन्होंने नहीं अपनाया। जितना अहंकार जेजेपी में पिछले 5 वर्ष में देखने को मिला मतदाताओं को, ये अहंकार ही था कि इनको घर बिठा दिया गया। आज का मतदाता गुलाम संस्कृति को खत्म करने की ओर अग्रसर है।
किसी का गुलाम नहीं है। मतदाता अगर आपको चुनता है और किसी सदन में भेजता है, तो अगर आप सेवक बन के रहोगे तो आप भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप राजा बन के रहोगे तो मतदाता आपको अपनी औकात बताए ही बताए। आपने अपने जो पिछले सवाल में थे उसके जवाब में आपने एक इशारा किया था कि दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी थी चाहे वो कांग्रेस थी, 2019 के अंदर उन्होंने जनता की आशा के अनुरूप टिकट नहीं दी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो अब की क्या स्थिति मानते हैं? जो दावेदार अब सामने आ रहे हैं दोनों पार्टियों से, तो क्या मानते हैं, क्या अब भी वही परिस्थिति है? देखो, दावेदारों की जहां तक बात है, अब तक किसी ने कोई सार्वजनिक रूप से किसी ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है कि भी मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं फलानी टिकट का हकदार हूँ, जो दावेदार हूँ। कुछ नाम आ रहे हैं, 1 दर्जन के करीबन नाम तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए जाते हैं, और कुछ मीडिया में हम पढ़ते भी हैं, कुछ नाम मतलब मीडिया के साथियों द्वारा लिखे भी जाते हैं। मगर किसी एक चेहरे के नाम पे अगर आप ये सोचते होंगे आपको टिकट मिल जाएगी या वो चेहरा आपको चुनाव जितवा देगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। 2019 में भी चेहरे के नाम पर आशा आई भाजपा की टिकट लेके, मगर मतदाताओं ने स्वीकार कर दिया। बाला देवी भी शैलजा के चेहरे के नाम पे टिकट लेके आई थी, मगर वो 11,000 में ही सिमट के रह गई थी। हाँ, चेहरे के नाम पे वो चुनाव जीता तो अनूप धानक ने जीता, वो दुष्यंत के नाम पे जीता। मगर लोकसभा चुनाव के परिणाम में जब अनूप धानक को 68,000 वोट मिले थे और अब खुद दुष्यंत की माता को 3,000 वोट मिले, तो ऐसा लगता है कि जो चेहरा के प्रति लोगों का झुकाव था, वो चेहरे ने कहीं न कहीं अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से कहीं न कहीं चूक हुई कि वो उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन ही नहीं करना चाहिए। क्यों? दुष्यंत चौटाला को अगर 10 सीट मिली या हल्का उकलाना की एक हारे हुए टिकटार्थी को, उम्मीदवार को, अनूप धानक को एक बहुत बड़ी बढ़त देकर मोदी की लहर में भी अगर विधायक चुना था, तो उसका जो कारण था वो था कि मतदाता चाहता था कि यहाँ पर हल्का उकलाना में भाजपा के विरोध में उनका विधायक। मगर ये लोग भाजपा की गोद में जा बैठे और उसका खामियाजा जो है मतदाता के पास है। संत रघुवीर जी, क्या होता है, मतदाता के पास 5 साल में एक ही दिन होता है, अपना चाहे राय देने की बात हो, चाहे समर्थन की बात हो, और चाहे नाराजगी व्यक्त करने की बात हो, और मतदाता ने वो नाराजगी दिखाई। तो मुझे अपने मीडिया सलाहकार रहे हैं अनूप जी के भाषाराम, उन्होंने बताया था कि जेजेपी की तरफ से अनूप धानक जी एक बार फिर तीसरी बार तैयारी में ये नाम आया है। इसके अलावा अगर भाजपा की बात की जाती है तो मुख्यमंत्री जो है पिछले दिनों नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीमा जी के घर भी गए हैं, आशा के घर भी गए हैं, और अभी पिछले हफ्ते बहादुर सिंह के घर भी गए हैं। तो ये मुख्यमंत्रियों का आवागमन है। अगर इनके आवागमन को ये मान लिया जाए कि ये कोई टिकट का कोई संकेत है, तो ये माना जा सकता है कि ये लोग लाइन में होंगे। और एक नाम जो है युवा ग्रुप के रूप में जो जिला परिषद के सदस्य हैं विकास सेलवाल, वो कोई मुख्यमंत्री वगैरह तो उनके नहीं आए, या तो उन्होंने बुलाया नहीं होगा या मुख्यमंत्री नहीं आए होंगे, वो तो अलग मैटर है। मगर उनका नाम लोगों की तरफ से भाजपा की टिकट पे लिया जा रहा है, और विरोधी दल के जो नेता हैं वो भी कहीं न कहीं विकास का नाम के आधार पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस की जहां बात आती है, तो कांग्रेस की अगर वर्किंग देखी जाए, जो मीडिया भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, वो नरेश सेलवाल जो है टॉप पे है। मगर उनके सामने जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि नरेश सेलवाल
एक गुट के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कांग्रेस में। अब वो हाईकमान किस गुट को टिकट देगा या स्वतंत्र देगा, कैसे देगा, वो तो टिकटों का घोषणा होगी तभी पता चलेगा। तो ये कुछ नाम है जो चर्चा में है, थोड़ा मोटा मीडिया भी जिक्र करती है और विशेषज्ञ भी जिक्र करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बार बार एक बात कांग्रेस जो है, अगर हम बात गुटबाजी की जैसे आपने बात की थी, तो हम शैलजा जी की बात करते हैं तो बार बार लोगों के बीच में भी आम चर्चा एक आ चुकी है भी उकलाना विधानसभा से बहन जी को चुनाव लड़ना चाहिए या वो आ रही है। तो क्या मानते हैं, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कुमारी शैलजा जी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो क्या इस गुटबाजी में कुछ विराम लगेगा? नहीं, देखो, मैं जहाँ तक शैलजा की राजनीति की बात है, मैं नहीं समझता कि शैलजा ने विधानसभा की राजनीति करनी चाहिए। ऑलरेडी लोगों ने, सरसा के लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी सम्मानजनक बढ़त देकर उनको प्रतिनिधि बना के भेजा। अगर शैलजा उन लोगों के मान सम्मान को ठुकरा के विधानसभा की राजनीति करती है तो मुझे नहीं लगता ही कटपटा निर्णय कोई होगा। फिर आता है सवाल अगर नहीं शैलजा को सीएम बनाना है, शैलजा को इसलिए विधानसभा जरूरी है, तो ये कोई आवश्यक नहीं। अगर कांग्रेस हाईकमान शैलजा को सीएम बनाना ही चाहेगा तो वो तो बगैर विधायक होते हुए भी उनको शपथ दिलवाई जा सकती है। नायब सिंह सैनी भी तो एमपी होते हुए आए। हुड्डा साहब को भी जब चुना गया था तब हुड्डा साहब भी एमपी थे। इसलिए ये तो कोई विशेष पहलू नहीं है। और मैं नहीं समझता, या तो कांग्रेस एकजुट हो, नरेश सेलवाल को इग्नोर करके अगर किसी और को टिकट दी जाती है, चाहे खुद शैलजा भी आओ, तो ये कोई कमजोर कदम होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा को मिलेगा तो यानी भाजपा यही चाहेगी भी नरेश सेलवाल को टिकट ना मिले? नहीं, वो तो क्या चाहेंगे वो तो मुझे क्या पता है, वो तो उनका मेथड है। मगर अगर नरेश सेलवाल को इग्नोर करके कांग्रेस किसी भी चेहरे को लेके आती है, चाहे वो शैलजा भी, तो उसका जो लाभ है वो भाजपा को मिलेगा। ये आपने कहा अगर इग्नोर करते हैं तो इग्नोर करने के बाद नरेश सेलवाल जी के पास क्या विकल्प रहते हैं? पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय उन्होंने 10,000 वोट प्राप्त किए थे, तो क्या अब भी वो ये फैसला ले सकते हैं? जब कोई आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ने का जिसको चस्का लग जाता है तो वो अगला भी लड़ सकता है। वो क्यों रुकेगा, उसको क्या जरूरत है? निर्दलीय का मतलब तो आजाद जनता का उम्मीदवार। अगर जनता नरेश को चाहती होगी, नरेश को लगता होगा कि जनता उसको चाहती है, तो उसको निर्दलीय लड़ने पे क्या रोक है? मुझे तो लगता नहीं। और अगर नरेश को, मैं तो ये राय दूंगा, अगर नरेश को चुनावी राजनीति में कांग्रेस नहीं उतारती है तो नरेश ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन कोई कदम उठाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गठबंधन की। अभी लोकसभा में आम आदमी पार्टी और एक समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, अब वो समझौता उन्होंने मतलब खत्म कर दिया। तो क्या मानते हैं, अगर इन पार्टियों को, जैसे अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर उसके भविष्य की बात करते हैं, तो क्या मानती हैं भी उनको किसी प्रकार से किसी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ना चाहिए जैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ पिछली बार लड़ा था? देखो, अगर व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी अपने दम पे आती है तो वर्तमान में कोई मोल हरियाणा में आम आदमी पार्टी का नहीं है। कांग्रेस के गिले जुड़ के अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में आती है तो कुरुक्षेत्र का परिणाम बताता है कि मतदाता जो है गठबंधन को स्वीकार कर रहे हैं, वहां का जो रिजल्ट है। अब ये तो देखना दोनों हाईकमानों का काम है कि विधानसभा में उन्होंने आमने सामने लड़ना है या उन्होंने गठबंधन में लड़ना है। मगर क्योंकि केजरीवाल का संबंध हरियाणा से रहा और केजरीवाल आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि विधानसभा में भी ये गठबंधन रहेगा और गठबंधन के क्योंकि परिणाम लाभकारी आए तो इसका मतलब टिकटें का वितरण हो सकता है। और अगर हम यहाँ उकलाना की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी चल रही है
कांग्रेस पार्टी में आप एक तरफ कह रहे हैं भी नरेश को टिकट के दावेदार हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है भी शायद उनको ना मिले। दूसरी तरफ आप शैलजा जी की बात कर रहे हैं तो उनको बता रहे हैं भी वो फिलहाल उस सांचे में फिट नहीं बैठेंगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव वो जीत के आएंगे। उनका कोई कैंडिडेट है वो आपको नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। तो क्या मानते हैं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ समझौते का प्रयास किया जा सकता है? नहीं, देखो पिछली बार मंजीत रंगना जो है पत्रकार है, वो टिकट लेके आए थे, अन्ना आंदोलन से वो केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। और जितने के वोट हाँ। और हल्कों में आप पार्टी को मिले थे, इतने वोट उनको भी मिले। अगर वर्तमान में ये देखा जाए भाई गठबंधन हो जाता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो अलका उकलाना की टिकट किधर जाएगी? अलका उकलाना की टिकट कांग्रेस में ही जाएगी। ओके। टिकट के आवंटन में अगर हिसार प्रॉपर जिला है केजरीवाल का, अगर हिसार में कोई टिकट जाए भी, अगर एक टिकट कोई देने भी होगी तो वो उकलाना नहीं होगा, उकलाना नहीं होगा। वो केजरीवाल का चाहे गृह क्षेत्र खुद का हो या प्रॉपर हिसार हो या जो भी हो, वो हो सकता है। और उकलाना में तो टिकट कांग्रेस को ही जाएगी, मगर चुनाव कांग्रेस का एक आदमी लड़ेगा या कांग्रेस के दो आदमी लड़ेंगे, ये टिकट घोषित होने के बाद ही कोई तस्वीर खुल के सामने आएगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ईश्वर दर्रा जी। उम्मीद है आपको इस बातचीत के जरिए ये स्पष्ट हो गया होगा उकलाना विधानसभा के अंदर एक्चुअल में क्या परिस्थिति है। इतने साफ सुथरे तरीके से, इतने तल्ख अंदाज में जिस प्रकार से ईश्वर दर्रा जी ने स्पष्ट किया है, ये बहुत कम कर पाते हैं। और इस को देखकर या इस जो हमारी बातचीत है उसको देखने के बाद कई लोग इससे सीख भी लेंगे, जिन्होंने पूर्व में गलतियां की हैं या भूलवश उनसे गलतियां हुई हैं। आने वाले समय की अपनी तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और आपके जो साथी श्रोता हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ो और अपने चैनल के माध्यम से मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करो। मतदाता जागरूक होगा तो एक अच्छा और हकदार प्रतिनिधि आप लोग चुनने में मतदाताओं की मदद कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद।